अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यदि किसी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन होता है तो वो कैसे अलग अलग कंट्री के पास वो पहुंचता है। इसी चीज़ों को बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में टाटा कंपनी ट्रक बनाती है, तो यहाँ पे तो वो बिकता ही है, साथ ही साथ वो अलग अलग कंट्री में भी जाता है। तो टॉपिक के नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यानी कि प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्री से हम लोग इंटरलिंक करने वाले हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है MNCs सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू दी मार्केट्स where there is skilled and unskilled labor available at low cost and where the other factors of production are easily available। देखिए पिछले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपना MNC वहाँ पे ही सेटअप करना चाहेगा। देखिए MNC का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा कंपनी जो कि एक कंट्री के अलावा भी बाकी सारे कंट्री में अलग अलग कंट्री में अपना प्रोडक्शन करता होगा। तो सिंपल सा उसी को हम लोग कहते हैं MNCs। ठीक है, तो MNCs यानी कि कोई भी कंपनी अपना दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन तभी करना चाहेगा जब उसको वहाँ पे सस्ता लेबर मिल जाए, दोनों प्रकार का स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों मिल जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना स्किल्ड का तो समझ में आता है, जिसके पास स्किल है नॉलेज है वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास अनस्किल्ड लेबर का क्या जरूरत हो सकता है। देखो किसी भी कंपनी में ना दोनों प्रकार के लोगों का जरूरत होता है, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड। स्किल्ड वाले तो मेंटली काम करते हैं, लेकिन जो अनस्किल्ड है वो फिजिकली काम करता है। कोई सामान उठाना हो रखना हो वो थोड़ी कर पाएगा इंजीनियर डॉक्टर। चलो मान लो वो कर भी लिया तो क्या उसका हैबिट है उतना डेली कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा डेली। फिर इसके लिए कौन चाहिए, अनस्किल्ड लेबर ही चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे वही हम बात कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपनी अपना MNC दूसरे कंट्री में तभी सेटअप करता है जब उसको वहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों सस्ते दाम में मिल जाए, सस्ते रेट में मिल जाए, वहाँ पे ज़मीन सस्ता मिल जाए, वहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता मिल जाए, तभी जाके कोई कंपनी अपना MNC अलग अलग जगहों पर सेटअप करना चाहती है। आगे ऑल्सो MNC सेटअप देयर प्रोडक्शन वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इन फेवर टू दी MNCs। और कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी अलग अलग कंट्री में अपना MNC सेटअप कर लेती है, लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट ही उसको साथ नहीं देता है। मतलब साथ नहीं देने का मतलब है कि गवर्नमेंट कह देगा कि आपको इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो यहाँ पे MNC का जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है। तो MNC खास करके वहाँ पे अपना मतलब कंपनी अपना MNC वहाँ पे सेटअप करना चाहेगा जहाँ पे गवर्नमेंट उसके फेवर में हो, मतलब कि वहाँ का गवर्नमेंट भी उसको क्या करे, सपोर्ट करे, लोन लेने में सपोर्ट करे, बिजली सस्ते में दे दे। इस तरीके से यदि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है तब ज़्यादा चांस है कि MNC वहाँ पे ज़्यादा सेटअप हो सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया इसके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है, लोन भी देती हैं, ज़मीन भी देती है सस्ते दाम में, बिजली भी देती है। इंडिया इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी अपना MNC दूसरे कंट्री में तभी खोलना चाहती है, यानी कि दूसरे कंट्री में अपना कंपनी तभी खोलना चाहती है जब वहाँ का गवर्नमेंट भी उसको साथ दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी खोल लिए और गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बंद करो तो सारा पैसा तो पानी में डूब गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, इसको समझिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप एक कंपनी लगाओगे, सपोज करो जब आप एक कंपनी किसी कंट्री के अंदर लगा रहे हैं तो कंपनी में लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब आपको चाहिए होंगे। तो यही सब हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन सभी को खरीद के कैसे खरीदोगे आप, पैसों से, तो उसमें जो पैसा आपने खर्च किया वही आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल आपको देते हैं हम इस कोचिंग का। इस कोचिंग को जब हम शुरू किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेबल, ब्रेंच, डेस्क, बोर्ड, मार्कर सब कुछ खरीदे होंगे। तो ये हम जो खरीद रहे हैं ये मेरा क्या है, संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट है, बस ये चीज़ हमारा। तो जब भी कोई कंपनी कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको लैंड चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है, उसमें जो पैसा लगता है उसको खरीदने में वही कहलाता है उसका इन्वेस्टमेंट। अच्छा फिर बताइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, फिर एक है इन्वेस्टमेंट जो कि आपने समझ लिया अभी। अब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब बाहर का कोई आदमी आके किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे, अपना कंपनी लगाए, पैसा खर्च करे, वही हमारा कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज कीजिए
बस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम अपना कोचिंग ना अमेरिका में भी शुरू करना चाहते हैं, तो इंडिया अपना कंट्री है, अमेरिका हम चले गए, मतलब कि हम उसके लिए क्या हो गए, फॉरेनर हो गए, यानी कि हम वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, अपना कोचिंग खोल रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि एमएनसी का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी एक कंट्री के अलावा बाकी कंट्री में भी है, यानी कि एक कंपनी जब दूसरे कंट्री में जाके अपना एमएनसी सेटअप करती है, अपना कंपनी सेटअप करती है, तो वही हमारा कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे एप्पल है, ठीक है, गूगल है, और आपका बहुत सारा कंपनी है। जैसे आप और यदि लेना चाहोगे एग्जांपल, तो आपका चाइना का भी बहुत सारा कंपनी जो कि इंडिया में है ना। मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो टर्म आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है जब आप अपना कंपनी किसी जगह पे लगाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, उनमें जो आपका पैसा खर्च हुआ वही आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब एक कंट्री का कंपनी दूसरे कंट्री में जाके अपना कंपनी लगाती है और वहाँ पे पैसा खर्च करती है, तो आपका वो कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके लिए आप क्या बन गए हैं, फॉरेनर बन गए हैं, है ना, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देयर आर 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हमारे पास 3 तरीका है, 3 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू एमएनसीज अपना प्रोडक्शन दूसरे कंट्री में चालू करता है, यानी कि अपना प्रोडक्शन वहाँ पे करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यानी कि एमएनसी के पास ऐसे 3 तरीके हैं जिससे वो अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्री में करता है। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। पहला क्या करेगा ना, देखिए यहाँ पे तरीका हम पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक अमेरिका का कंपनी है, वो अपना कंपनी इंडिया में भी शुरू करना चाहती है, तो उसके पास पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इंडिया में जो छोटा कंपनी होगा ना उसके साथ मिल के अपना प्रोडक्शन चालू कर दे। मतलब देखो यहाँ पे ना हम तरीका पढ़ रहे हैं कि आखिर कोई एमएनसी अपना अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन कैसे शुरू करता है। तो हो सकता है पहला तरीका ये कि अमेरिका का कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन चालू करना चाहता है, यानी कि अपना सामान यहाँ पे बना के बेचना चाहता है। उसके पास पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि अपना वो कंपनी तुरंत ना खड़ा करे, बल्कि छोटे मोटे कंपनी जो कि इंडिया में पहले से है उसके साथ जाके वो मर्ज कर जाए। मर्ज मतलब पार्टनरशिप कर ले कि हाँ भाई चलो हम दोनों आपस में मिल के अपना कुछ प्रोडक्शन करते हैं और इंडिया में उसको बेचेंगे। इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, हीरो होंडा। हीरो हमारे इंडिया का है और होंडा जापान का है। सोचो, मतलब अब तो हीरो और होंडा दोनों अलग हो गया। पहले हीरो होंडा दोनों का सेम होता था। आपने यदि पहला कोई बाइक देखा होगा स्प्लेंडर वाला, उस पर दोनों लिखा हुआ रहता था हीरो होंडा। हाँ, हीरो होंडा मतलब जो गाड़ी पहले आता था उसमें हीरो भी रहता था और होंडा भी रहता था, मतलब उसमें इंडिया और जापान दोनों का कंपनी का मिक्स था। लेकिन अब चूंकि दोनों अलग हो गया है तो हीरो का अपना अलग गाड़ी आता है, होंडा का अपना अलग गाड़ी आता है ना, वही चीज़ है। तो पहला एमएनसी का तरीका क्या है सेटअप करने का, पहला तरीका ये है कि आप जब दूसरे कंट्री में अपना कंपनी सेटअप करने जा रहे हो तो कंपनी सेटअप मत करो, बल्कि उसी कंट्री के छोटे मोटे कंपनी के साथ आप जाके ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, चलो इससे आपका पहला तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनी ऑफ दिस कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट किसको होगा मालूम है, यहाँ पे बेनिफिट होगा उसी कंट्री के कंपनी को जो कि वहाँ का लोकल था। जैसे एग्जांपल हमने दिया कि एक कंपनी है जो कि अमेरिका का है, वो आके इंडिया में अपना प्रोडक्शन का चालू करना चाहता है, लेकिन वो पहले क्या करेगा, इंडिया के छोटे कंपनी को जाके अपने में मिला लेगा। मिलाने का मतलब क्या हो गया, उसके साथ जाके पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, और इसमें ना फायदा जो है ना लोकल कंपनी को है। लोकल कंपनी मतलब जो हमारा इंडिया का कंपनी था उसको 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है देखो, फर्स्ट, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब चूंकि भाई उसके साथ जाके आपने पार्टनरशिप किया है और आप विदेश से कंपनी है, तो आप क्या करोगे, पैसा लगाओगे, प्रोडक्शन करवाओगे। तो इसमें जो प्रोडक्शन करवाओगे वो आपका अकेला थोड़ी होगा, वो तो दोनों का होगा। तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट है। दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, एमएनसीज में ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और ये हो सकता है दूसरा बेनिफिट इसमें ये कि जब हमारा एमएनसी आएगा तो हो सकता है कि अपने साथ कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए।
जो कि हम इंडियन को पहले से मालूम ना हो सकता है ना। तो यहाँ पे पहला तरीका आपने क्या समझ लिया, पहला तरीका आपने ये समझा कि जब भी कोई एमएनसी यानी कि जब भी अपना कोई कंपनी दूसरे कंपनी में जब भी कोई एक कंपनी दूसरे कंट्री में अपना कंपनी चालू करना चाहता है, उसके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप उसी कंट्री के, जिस कंट्री में आप सेटअप करना चाह रहे हैं, उसी कंट्री के छोटे कंपनी के साथ जाके आप ज्वाइन कर जाओ। और ज्वाइन करने से यहाँ पे ना दोनों को बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि दोनों एक दूसरे का मदद करेगा, क्योंकि दोनों को पैसा लगाना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, इसमें हो सकता है कि जो कंपनी बाहर से आया है वो अपने साथ अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर आया हो, अच्छा मशीन लेकर आया हो, तो इसमें बेनिफिट दोनों का हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमारा जो हीरो होंडा था ना, पहले इंडिया में बहुत चला। अब ना ये सब आ गया है, बुलेट, अवेंजर, कौन कौन तो गाड़ी अब आ गया है, अपाची, पल्सर, ये सब अब आया है। लेकिन पहले इंडिया में डोमिनेट क्या करता था मालूम है? हीरो होंडा। उससे भी पहले आप जाओगे तो टीवीएस आता था बाइक, अब नहीं मिलता उसका उतना जल्दी, लेकिन पहले हमारा हीरो होंडा चलता था, टीवीएस चलता था, है ना, ये सब। और यदि बुलेट का पुराना मॉडल आप देखना चाहते हैं तो राजदूत चलता था पहले। राजदूत गाड़ी था, गाड़ी का नाम था वो, राजदूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड क्या है देखो, सेकंड है एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन बाय बाइंग द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। पहले आपने क्या पढ़ा? पहले में आपने ये पढ़ा कि जाके एमएनसी किसी कंपनी के साथ जाके ज्वाइन कर जाए, है ना, पार्टनरशिप कर ले। दूसरा ये है कि एमएनसी क्या करे, उस कंट्री में जहाँ वो सेटअप करना चाह रहा है उसको पूरी तरीके से खरीद ले। जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज करो कि इंडिया का कंपनी है, समझेगा ध्यान से। सपोज करो कि एक इंडिया का कंपनी है जो कि पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब वो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में हर किसी को मालूम है कि हाँ ये कंपनी हमारे इंडिया में है, ठीक है। चलो इसका ना अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, नोकिया का। आज से आप ज़्यादा नहीं 10 साल 15 साल आप पीछे जाओ, लगभग हर घर में आपको एक नोकिया का मोबाइल जरूर मिल जाता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, नोकिया का मोबाइल अब हमारा कहीं भी मिलता नहीं है जल्दी, है ना, मार्केट में वो आता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नोकिया हमारे इंडिया का कंपनी था, पहले बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता था, वो हर घर में मोबाइल था। मतलब आज भी भारत के हर आदमी के नाम पे, मुंह के होठ पे उनका नोकिया का नाम मालूम है। अब नोकिया हमारा क्या हो रहा है, कंपनी धीरे धीरे बैठ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए कि कोई एक अमेरिका का कंपनी आ रहा है, वो क्या कर लिया, नोकिया को पूरी तरीके से खरीद लिया। अब चूंकि वो नोकिया को पूरी तरीके से खरीद लिया है, तो वो एमएनसी नोकिया का नाम बदल के अपना नाम कभी नहीं देना चाहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो अपना नाम देगा ना, उसको नोकिया बदल देगा, अपना नाम देगा, उसको अपना पहचान बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि नोकिया हर आदमी के जुबान पे है नाम, इसीलिए नोकिया को पहले खरीद लो, और नोकिया को खरीद के उसमें पैसा लगा के नोकिया को और फैला दो। इससे क्या हो गया, नोकिया का नाम रह गया। दूसरी बात एमएनसी का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, है ना। तो ये दूसरा तरीका था। तो पहला तरीका ये था कि किसी के साथ जाके आप मर्ज कर जाओ, पार्टनरशिप कर लो 50-50 इस तरीके से। लेकिन दूसरा तरीका ये है एमएनसी सेटअप करने का किसी कंट्री में, कि वहाँ के लोकल कंपनी को आप जाके खरीद लो। और खरीदने से सबसे बड़ी बेनिफिट ये है ना कि आपका नाम चलता रहेगा। जैसे सपोज करो यदि कोई अमेरिका का कंपनी इंडिया में आता है और वो अपने नाम से बिजनेस शुरू करता है, तो उसको अपना नाम पहले फैलाने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए यदि वो नोकिया को आके खरीद लेता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं बस हम नोकिया का, ठीक है। यदि वो नोकिया को आके खरीद लेता है तो लोगों के जुबान पे पहले से नोकिया का नाम ऑलरेडी है। बस वो क्या कर देगा, अपना कुछ पैसा लगा के नोकिया का एडवांस फ़ोन लॉन्च करेगा, और उसका टीवी पे ऐड चलवाएगा, पेपर पे देगा, रेडियो में देगा, हर जगह पे देगा, दोबारा नोकिया का क्रेज चालू हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कारगिल फूड का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको किसका दिया, नोकिया का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और है, कारगिल फूड इज अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी बाय द इंडियन कंपनी परक फूड। देखो हमारे ना इंडिया में एक कंपनी था, उसका नाम था परक फूड, जो कि फूड के आर्टिकल बनाते थे, आर्टिकल नहीं कह सकते हैं, फूड के आइटम बनाते थे। आइटम मतलब खाने पीने का सामान हमारा बनता था, और वो कंपनी का नाम क्या था, परक फूड। लेकिन ये परक फूड चूंकि इंडिया का था, तो लोगों को
मालूम भी था कि हाँ हमारे इंडिया में एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है परक फूड। अब क्या होने लगा ना, परक फूड धीरे धीरे जो कंपनी था हमारा वो चलने नहीं लगा। तो कारगिल फूड जो कि एक अमेरिका का कंपनी था, उन्होंने देखा कि इंडिया में पहले से एक फूड का कंपनी है जिसका नाम है परक फूड, वो चल नहीं रहा है। उसके मालिक से बात करते हैं और उस कंपनी को ही खरीद लेते हैं। और परक फूड के मालिक से उन्होंने बात किया और उस कंपनी को ही उन्होंने खरीद लिया। अब क्या हुआ देखो, अब ये हो गया कि परक फूड को उन्होंने पहली बात खरीद लिया। दूसरी बात, कारगिल फूड कहाँ का कंपनी था? अमेरिका का। अब वो अपना पैसा लगाएगा यहाँ पे इंडिया में और बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्शन करेगा। इससे कारगिल फूड और चलने लग गया हमारा। मतलब यहाँ पे हो गया कि कारगिल फूड अमेरिका का कंपनी था, परक फूड इंडिया का कंपनी था। जो कि परक फूड धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, नहीं चल पा रहा था धीरे धीरे। तो कारगिल फूड ने सोचा, जो कि अमेरिका कंपनी था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको खरीद लें और खरीदने के बाद इंडिया में हम अपना प्रोडक्शन चालू कर दें। ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। नाउ कारगिल फूड्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विथ अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। सोचो, और आज कारगिल फूड इतना ज़्यादा क्रेज में इंडिया में, यानी कि एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने वाला तेल होता है ना, जो हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उस मामले में कारगिल फूड इंडिया का बेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब एक दिन में 5 मिलियन पाउच वो बनाता है तेल का। सोचो, एक दिन में 5 मिलियन पाउच वो तेल का बना देता है। 5 मिलियन का मतलब समझते हैं आप? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख पाउच तेल का वो डेली बना रहा है। सोचो, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था दूसरा। अब तीसरा क्या तरीका है एमएनसी को सेटअप करने का किसी कंट्री में, देखते हैं। तीसरा तरीका ये है कि एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन थ्रू प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। अब तीसरा तरीका ना बड़ा अतरंगी तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही कंपनी किसी के साथ जाके मर्ज करेगा, ना ही किसी कंपनी को खरीदेगा, बल्कि वो कंपनी क्या करेगा, छोटे मोटे लोगों के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया मेरा सामान बना दो, और जो तुम सामान बनाओगे ना उसके बदले में हम तुमको पैसा देंगे। सपोज कीजिए, एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई एक अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया आया। इंडिया में उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ही लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक अमेरिका का कंपनी है, इंडिया में आया। उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग बहुत बेरोजगार हैं, लेकिन इंडिया के लोगों के पास ना कपड़ा बुनने का बहुत अच्छा कला इनके पास है। उन्होंने ये चीज़ देखा। अब वो कंपनी क्या करेगा, अपना कंपनी सेटअप नहीं करेगा, ना ही किसी का जाके मर्ज करेगा, ना ही किसी कंपनी को खरीदेगा, बल्कि वो क्या करेगा, कंपनी अलग अलग प्रोड्यूसर के पास, छोटे मोटे लोगों के पास जाएगा, रॉ मटेरियल दे देगा, सब चीज़ दे देगा, धागा, सुई, कलर उलर सब दे देगा, मशीन वशीन सब दे देगा। अब वो क्या बोलेगा कि हम 1 महीने के बाद आएंगे और 100 कपड़ा बना के तुम रेडी रखना। अब वो कपड़ा बना के रेडी रखेगा, उसको बदले में पैसा मिल जाएगा। अब वो कंपनी क्या करेगा, उस कपड़े पे अपना लेवल चिपकाएगा, कंपनी का लोगो चिपकाएगा और मार्केट में जाकर उसको बेच देगा। ये तीसरा तरीका है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। क्यों? क्योंकि देखो इसमें होता क्या है ना, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं करना होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी के साथ, मतलब किसी कंपनी को आपको खरीदना नहीं है, किसी के साथ जाके मर्ज नहीं करना है। इसमें अपना सामान होगा, जो होगा अपना होगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी बनाना नहीं है। आप सिंपल सा क्या कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों के पास जा रहे हैं, कपड़ा बुनने का काम दे रहे हैं, और उसको आप प्रॉमिस कर रहे हो कि 100 दिन में हमको, यानी कि 1 महीने में 1000 कपड़ा, 2000 कपड़ा बना के सिल के हमको दे देना, बदले में हम तुमको पेमेंट कर देंगे, पैसा दे देंगे अपना। ये ठीक तरीका है। ठीक है, मतलब यदि आपके पास जुनून है कंपनी, मतलब आपके पास जुनून है कि हाँ बिजनेस करना है, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात इसमें लिखा हुआ था कि एमएनसीज सेटअप देयर प्रोडक्शन थ्रू प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। तो स्मॉल प्रोड्यूसर को वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, छोटे मोटे कारोबार के लोगों को ऑर्डर दे सकता है कि हाँ इतने महीने में इतना कपड़ा बना के रखना, हम आएंगे, कपड़ा ले जाएंगे और तुमको उसका जो पैसा बनेगा हम तुमको दे देंगे। और फिर वो कंपनी क्या करती है मालूम है, उस कपड़े के ऊपर अपना लोगो चिपकाती है और मार्केट में उसको बेसी दाम में बेच देती है। ऐसी भी कंपनी हमारे काम करते हैं। ठीक है, आगे। गारमेंट्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर
प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि कपड़ा हो गया, फुटवेयर यानी कि चप्पल जूता हो गया, फिर से स्पोर्ट्स का कोई आइटम हो गया जैसे बैट, फिर से रैकेट, है ना, फिर से फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब का जो आइटम होता है, ये सब ऐसे कुछ आइटम है जो कि बड़े बड़े कंपनी छोटे छोटे प्रोड्यूसर को बनाने के लिए दे देते हैं और वो बना के उसको रिटर्न करते हैं और उसके ऊपर अपना लोगो चिपकाते हैं और मार्केट में उसको महंगे दामों में बेच देते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स आर supplied to the MNCs and then sell these products under their own brand names to the customers। वही बात है जो हमने कहा कि लोग क्या करते हैं, सामान को बना के MNC को दे देते हैं, यानी कि कंपनी वाले को दे देते हैं और कंपनी वाला अपना लोगो उस पर लगा के अपने कंपनी का नाम चिपका के मार्केट में उसको बेच देते हैं महंगे दामों में। इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो अब यहाँ पे आपने 3 ऐसे तरीके को आपने पढ़ा जिससे एक कंपनी दूसरे कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन करवा सकता है और अपने सामानों को बेच सकता है। अब इसमें कोई दिक्कत होगा? चलिए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे MNC अपना प्रोडक्शन चालू कर सकता है, तो 3 तरीका है। पहला, किसी के साथ जाके वो क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, मतलब उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा, पहला। दूसरा क्या था, छोटे कंपनी को वो पूरी तरीके से खरीद ही लेगा। तीसरा है कि ना ही वो खरीदेगा किसी को, ना ही किसी के साथ वो जाके ज्वाइन करेगा, बल्कि छोटे मोटे प्रोड्यूसर को अपना सामान दे देगा, रॉ मटेरियल दे देगा, बोलेगा कि हाँ इतने समय में बना के रखना, हम आएंगे सामान लेके चले जाएंगे। इसमें दोनों का फायदा है, लोगों को रोजगार मिल जाता है और कंपनी वाले को बना बनाया सामान मिल गया, है ना। बस अपना लोगो उस पर चिपकाना है और मार्केट में बेचना है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।